गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग हिंदी लैंग्वेज में चैप्टर 5 पढ़ेंगे, जिसका नाम है शब्द रचना। तो बच्चों, शब्द रचना में मैं आपको बता दें कि शब्दों की रचना कैसे होती है, ये हम पढ़ेंगे। तो बच्चों, जो शब्द होते हैं, शब्द भाषा में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। मालूम है ना आपको, 6 में भी हम लोगों ने शब्दों के बारे में पढ़ा है, 7th में भी हम लोगों ने इसको पढ़ा है कि शब्द भाषा में बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं, क्योंकि शब्दों के द्वारा ही कोई वाक्य बनता है ना। कोई भी शब्द जो है जब इकट्ठे होते हैं, उनका सार्थक समूह बनता है, तभी किसी वाक्य की रचना होती है। तो शब्दों का जो महत्व है, उसको देखते हुए शब्द भंडार में को समृद्ध बनाने के लिए, यानी कि अपने शब्दकोश को और ज़्यादा विस्तृत करने के लिए और समृद्ध बनाने के लिए शब्द रचना एक बहुत महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। ठीक है। और भाषा का जो कार्य होता है, वो भावों की अभिव्यक्ति देना होता है। भाषा जो है हमारे भावों को प्रकट करती है ना, कि हमारे मन में क्या भाव है, हम क्या कहना चाहते हैं, क्या सोचते हैं। तो भाषा के द्वारा ही हम सब कुछ कहते हैं। और भाषा में शब्द हमारी सबसे छोटी वो इकाई है ना। तो जो भाषा अच्छी तरह से भाव की अभिव्यक्ति करे, जो भी भाषा हमारे अच्छी तरह से हमारे भाव को व्यक्त करे, प्रकट करे, वह उतनी ही सफल और लोकप्रिय होती है। तो जो हमारे भाव होते हैं, तो भावों को अभिव्यक्त करने के लिए भाषा में शब्दों के असीम भंडार की आवश्यकता होती है। हम अपने भावों को व्यक्त करने के लिए शब्दों का प्रयोग करते हैं, अच्छे शब्दों का। तो उन शब्दों का असीम भंडार की आवश्यकता होती है कि ऐसा कौन सा शब्द हम अपनी भाषा में प्रयोग करें, बोलें, कि हमारा भाव अच्छी तरह से व्यक्त हो जाए, लोग उसको समझ जाएं। इस बात का ध्यान रखते हैं ना हम लोग, जब हम लोग कुछ बोलते हैं या कोई कुछ कहते हैं, तो शब्दों का ध्यान रखते हैं ना कि हमें कहाँ पर क्या शब्द बोलना है, क्या नहीं बोलना है, कौन सा शब्द हम बोलें तो उचित होगा, कौन सा शब्द हम बोलें तो नहीं उचित होगा। तो इस प्रकार से शब्द जो है वो भाषा में बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं बच्चों। और शब्द भंडार को समृद्ध बनाने के लिए शब्द रचना बहुत महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। तो रचना के आधार पर हिंदी भाषा में शब्द के 3 प्रकार हैं। ठीक है। रचना के आधार पर भाषा शब्द के जो 3 प्रकार हैं हिंदी भाषा में, कौन कौन से? रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। ठीक है। रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। तो यौगिक शब्दों की जो रचना होती है ना, वो 2 शब्दों या शब्द के साथ शब्दांशों के मेल से होती है। यौगिक मतलब होता है 2 शब्दों को मिला करके बना हुआ शब्द। और जो योगरूढ़ शब्द होते हैं, हम लोगों ने रूढ़, यौगिक और योग रूढ़ इसके पहले वाले पार्ट में बच्चों पढ़ रखा है, इसलिए इसको विस्तार से इसमें नहीं बता रहे हैं। योग रूढ़ शब्दों की जो रचना भी इसी प्रकार होती है, केवल उसमें उसका अर्थ रूढ़ होता है ना। तो शब्द रचना मुख्य रूप से 4 प्रकार से होती है। ये जो 3 हमारे शब्दों के प्रकार है ना, रूढ़, यौगिक और योग रूढ़, तो ये कैसे बनते हैं देखिए। प्रत्यय द्वारा, उपसर्ग द्वारा, संधि द्वारा और समास द्वारा। तो शब्दों की रचना ये मुख्य 4 प्रकार हैं कि जिससे ये तीनों शब्द या इस तरह के कोई भी शब्द बनते हैं, चाहे वो रूढ़ हो, चाहे वो यौगिक हो, चाहे वो योग रूढ़ हो। प्रत्यय लगाकर बनाते हैं, उपसर्ग लगा करके शब्द बनाते हैं, संधि के द्वारा नए शब्दों को बनाते हैं और समास के द्वारा बनाते हैं। तो अब देखिए उपसर्ग बच्चों क्या होता है कि उपसर्ग जो होते हैं, शब्दों के प्रारंभ में जुड़कर के परिवर्तन या विशेषता उत्पन्न करने वाले जो शब्दांश होते हैं, वो उपसर्ग कहलाते हैं। मतलब किसी भी शब्द के पहले अगर हम कोई ऐसा शब्दांश जोड़ दें कि उस शब्द में परिवर्तन हो जाए, उसके अर्थ में परिवर्तन आ जाए, या वो शब्द बदल जाए, ठीक है, तो वो हमारा वो जो शब्दांश होते हैं, जो शब्दों के पहले प्रारंभ में जुड़ते हैं, वो कहलाते हैं उपसर्ग। अभी के उदाहरण से इसको हम आपको समझाते हैं। जैसे कि एक शब्द है हमारा अधखिला, अधखिला। ठीक है। अभी एक इसमें से अगर हम अध शब्द हटा दें और केवल खिला शब्द है, तो खिला मतलब कि फूल खिला हुआ होता है ना। तो ये हमारा एक शब्द है ना कि खिला मतलब कि फूल खिल गया है। इसके आगे अध जोड़ दिया तो हो गया अध खिला, मतलब कि अभी वो आधा ही खिला है, पूरा
खिला ही नहीं है। तो इस तरह से ये उदाहरण से हम इसको समझ सकते हैं। देखिए, अगर आपके पास बच्चों बुक है तो निकाल लीजिए, और नहीं है तो वीडियो में जो ध्यान से देखिएगा कि कुछ उदाहरण के द्वारा इसमें समझाया गया है। इसको आपको पढ़ करके बता रहे हैं, ध्यान से इसको सुनिए, इसको सुनिएगा कि बच्चे बगीचे में घूम रहे हैं, है ना, और उन्हें फूलों की खुशबू अच्छी लग रही है। अब देखिए खुशबू, ठीक है। अब एक आखिरी वाला हमारा जो शब्द है बू, इसमें इन्होंने खुश को जोड़ दिया तो बन गया खुशबू, शब्द बन गया। बहुत ध्यान से शब्दों को देखिएगा, जो लाल रंग से लिखे हुए जो शब्द हैं। राजन ने एक अधकिला फूल तोड़ने का प्रयत्न किया। अब देखिए, यत्न में प्रा उपसर्ग जुड़ा हुआ है, ठीक है। ऐसा करते हुए माली ने उसे देख लिया। माली ने कहा, फूल तोड़ना गैर कानूनी है। गैर कानूनी, देखिए कानूनी शब्द के पहले गैर लगा दिया तो बन गया गैर कानूनी। तो गैर हमारा क्या हो गया, उपसर्ग हो गया। प्रकृति के प्रति हम सद्भावना रखनी चाहिए। सद्भावना, देखिए भावना शब्द है ना, उसमें सद लगा दिया आगे उपसर्ग तो बन गया सद्भावना। तो इस प्रकार से शब्दों के पहले कुछ ऐसे शब्दांशों को लगा करके हम नए शब्द बना लेते हैं, और ये हमारे उपसर्ग कहलाते हैं। अब देखिए, आपके बुक में कुछ चार्ट बना है, इसमें बहुत सारे उदाहरण हैं, इसके माध्यम से आपको समझाते हैं। देखिए, ये हमारे उपसर्ग हैं, जैसे खुश है, अध है, प्रा है, गैर है, सद है, सु है, जो अभी हम लोगों ने पीछे पैराग्राफ में पढ़ा, ठीक है। और मूल शब्द हमारा जिसमें हम उपसर्ग को जोड़ते हैं वो होते हैं मूल शब्द। अब देखिए, वो में खुश जोड़ा था तो बन गया था खुशबू, है ना, फूल की खुशबू वाला शब्द। और खिला में अध जोड़ दिया था तो बन गया था अधकिला। अधकिला फूल की बात हुई थी ना वहाँ पर। यत्न में प्रा जोड़ दिया था, प्रत्य बन गया था। कानूनी में गैर जोड़ दिया, गैर कानूनी बना था। भावना में सद जोड़ा था तो सद्भावना बना था। और रक्षा में सु जोड़ दिया था तो सुरक्षा बन गया था। तो इस प्रकार से जिन शब्दों में जोड़ते हैं वो हमारे मूल शब्द होते हैं, और जो शब्दांश जुड़ते हैं वो हमारे उपसर्ग कहलाते हैं। और जब दोनों का मेल हो जाता है तो मेल होकर के उपसर्ग युक्त वे शब्द बन जाते हैं। अब देखिए, उपसर्ग भी हमारे जो है कितने प्रकार के होते हैं। ये 4 स्रोतों से आए हैं, ठीक है। स्रोत कैसे, जैसे कि अब कुछ हमारे उपसर्ग संस्कृत के होते हैं, कुछ उपसर्ग हिंदी के होते हैं, कुछ उर्दू के होते हैं, और कुछ अंग्रेजी के होते हैं। इन चारों शब्दों से, इन चारों स्रोतों से उपसर्ग बनाए गए हैं, ठीक है। तो हम लोग पढ़ेंगे संस्कृत के भी उपसर्ग, हिंदी के उपसर्ग, उर्दू फारसी के उपसर्ग और अंग्रेजी के उपसर्ग, ठीक है। अब देखिए, संस्कृत के हमारे जो उपसर्ग होते हैं, तो संस्कृत के में संस्कृत हमारा तत्सम शब्द होता है ना, यानी कि उसमें कोई परिवर्तन नहीं, वो एज इट इज, वो मतलब वैसे का वैसे ही रहता है, उसमें हम कोई परिवर्तन करके उसको करके नहीं लगाते हैं। अब देखिए, जैसे कि कुछ उदाहरण से आपको बताते हैं कि अब हमारा आ हमारा उपसर्ग है, ठीक है। तो आ का जो अर्थ होता है, इसका अर्थ होता है अभाव या नहीं, या नहीं होना, या विपरीत। जब भी कभी किसी चीज़ के लिए मना होता है तो वहाँ पर आ उपसर्ग का प्रयोग होता है, ठीक है। अब देखिए, इसमें अब जैसे एक शब्द हमारा धर्म है, धर्म के पहले आ जोड़ दिया तो अधर्म हो गया, है ना। लौकिक के पहले आ जोड़ दिया अलौकिक हो गया। नाथ के पहले आ जोड़ दिया अनाथ हो गया। तो इस तरह से आ का मतलब होता है विपरीत या उसका उल्टा अर्थ, ठीक है। अब काल के पहले आ जोड़ दिया अकाल बन गया। शक्त के पहले आ जोड़ दिया अशक्त बन गया। तो इस तरह से उपसर्गों को जोड़ करके हम अलग अर्थ वाले शब्द बना लेते हैं। तो ये आ का अर्थ होता है नहीं होना या विपरीत होना। फिर एक हमारा उपसर्ग है अति। अति का अर्थ होता है अधिक या ऊपर, ठीक है। अब इसको अगर हम किसी मूल शब्द में जोड़ें, जैसे 4 हमारा शब्द उसमें जोड़ दिया हमने अति, तो बन गया अतिचार, ठीक है। अब अगर हमने अधिक में हमने अति जोड़ दिया तो हमारा बन जाएगा अत्यधिक, ठीक है। तो इस तरह से उपसर्गों को जोड़ करके नए नए शब्दों को बनाया जाता है, जिनका प्रयोग हम अपनी भाषा शैली में, जीवन डेली में या बोलचाल की भाषा में इसका प्रयोग हम करते हैं।
अगर हम इस तरह से उपसर्गों को ना बनाएं तो हमारा शब्द भंडार ना बढ़े। तो अपने शब्द भंडार को बढ़ाने के लिए, समृद्ध करने के लिए नए नए शब्द उपसर्ग के माध्यम से और प्रत्यय के माध्यम से, समास के माध्यम से और संधि के माध्यम से बनाए गए हैं। अब देखिए हमारे हिंदी के उपसर्ग। अब हिंदी में हमारे साधारण से शब्द, जो साधारण से बोलचाल की भाषा में हम लोग बोलते हैं, वो सब शब्द होते हैं, जैसे कि अज्ञान, अमर, अजर, अछूत, ठीक है, अध्यापका, मतलब साधारण से शब्द जिन्हें तद्भव शब्द भी जो है कहते हैं। तो हिंदी के उपसर्ग में साधारण शब्दों में ये उपसर्ग लगते हैं। अब जैसे कि आ है, आ का अर्थ होता है भाव, निषेध, मना करना। अब ज्ञान में लगा दिया, बन गया अज्ञान। मर में लगा दिया, बन गया अमर। ये हमारे सब हिंदी के शब्द हैं, ठीक है। अध का मतलब होता है आधा, है ना। पका के आगे लगा दिया, अध पका बन गया। मरा में लगा दिया, अधमरा बन गया। तो इस तरह से बच्चों कुछ ये जो शब्दांश हैं, इनको शब्दों के आगे लगाने पर नए शब्द हमें मिलते हैं। तो इस प्रकार से इस प्रकार से हमारे संस्कृत के उपसर्ग और इस प्रकार से हमारे हिंदी के उपसर्ग, इनको लगा करके नए नए शब्द हम लोग बनाते हैं। इसका जितना आप इसका प्रयास करेंगे और नए नए शब्द आप बनाएंगे, उतना ही आपको इसमें और आगे आएगा। अब देखिए कुछ उपसर्ग आपको अच्छे से पढ़ लेना है ध्यान से, जैसे आ, ठीक है। अब इससे आपको अपने मन से भी शब्द बनाने, अज्ञान है, अमर है, अजर है, अछूत है, अथाह है, अलग है, अशांति है, ठीक है। अध पक्का बना लिया, अधमरा बना दिया, अधकिला बना दिया। अन है, अन का अर्थ होता है अभाव, निषेध। तो इससे बहुत सारे शब्द बन सकते हैं, अनसुनी, अनदेखी, अनचाही। इस तरह से शब्द का निर्माण आप उपसर्ग लगा करके नए नए शब्दों का निर्माण आप कर सकते हैं। उन, ठीक है, ये एक कम होता है, तो कहते 49, 29, 39, इस तरह के हिंदी में गिनतियाँ सुनी है ना, कि उनका अर्थ ही होता है एक कम। तभी ये 49 में लगता है। 49 में तो 50 में एक कम, है ना। 29 मतलब 30 में एक कम। 39 मतलब 40 में एक कम। इस तरह के ये शब्द बनते हैं हिंदी की जो गिनतियाँ होती हैं। अब का अर्थ होता है हीन। तो इसका मतलब, इसमें सर में लगा दिया, बन गया अवसर। अवसर मतलब कि समय, है ना। अब गुण के पहले लगा दिया, बन गया अवगुण। तार में लगा दिया, बन गया अवतार। तो इस तरह से देखिए नए नए शब्दों की रचना किस तरह से हुई, उपसर्ग के माध्यम से की गई है। अब देखिए हमारे उर्दू के बच्चों उपसर्ग कई शब्दांश ऐसे होते हैं कि जिनको जोड़ने पर जिनको उर्दू के शब्दों में हम लोग जो है जोड़ते हैं, तो उर्दू वाले शब्द पढ़ते हैं, ये बनते हैं। जैसे कम का मतलब होता है थोड़ा या हीन। अगर अक्ल के पहले लगा दिया तो बन जाता है कम अक्ल, ये हमारा, ठीक है, ये हमारा उर्दू का शब्द हो गया। वक्त के पहले लगा दिया, कम वक्त, कमजोर, कमशिन। अब एक शब्द है खुश का मतलब होता है प्रसन्न होना या अच्छा रहना। नसीब के पहले लगा दिया तो बन गया खुश नसीब, खुश किस्मत, खुश मिजाज, खुशनुमा। तो ये हमारे सब उर्दू के उपसर्ग हैं। तो इस प्रकार से बहुत से शब्द हम लोग उर्दू के पढ़ते हैं ना, तो ये उर्दू के उपसर्ग लगा करके इस तरह के शब्द उर्दू के शब्द हमारे बन जाते हैं। अब बहुत से शब्द हम लोग अंग्रेजी के पढ़ते हैं जिसमें कि उपसर्ग जुड़ा होता है, जैसे कि असिस्टेंट। अक्सर हम लोग कहते हैं ना, असिस्टेंट पोस्ट मास्टर है, असिस्टेंट टीचर है, असिस्टेंट मैनेजर है। तो ये सब अंग्रेजी के उपसर्ग हैं। असिस्टेंट है, डिप्टी है, वाइस, हेड, सब, ब्रांच, जनरल, ये सब लगा के नए नए शब्द बनते हैं ना। अब देखिए सहायक के पहले लगा दिया तो कहते हैं असिस्टेंट सहायक हैं वो, है ना। अब असिस्टेंट का मतलब क्या होता है, सहायक, किसी की सहायता करने वाले लोग। तो मान लीजिए कि कोई पोस्ट मास्टर है, उसके संग एक और उसका सहायक है, तो कहेंगे असिस्टेंट पोस्ट मास्टर है, ठीक है। इंस्पेक्टर सुना होगा, है ना। इंस्पेक्टर के पहले लगा देते हैं डिप्टी, यानी कि सहायक या उप होता है, तो डिप्टी इंस्पेक्टर हो गया। डिप्टी कमिश्नर होते हैं, डिप्टी डायरेक्टर होते हैं, है ना। वाइस का मतलब होता है सहायक। अब प्रिंसिपल के पहले लगा दिया तो वाइस प्रिंसिपल बन गए। वाइस प्रिंसिपल होती है ना, वाइस कैप्टन, वाइस चांसलर, इस तरह से। तो ये हमारे अंग्रेजी के उपसर्ग हैं जिनको हम शब्दों में लगा करके ये नए नए शब्द बनाते हैं। तो इस प्रकार से हिंदी
संस्कृत, उर्दू और अंग्रेजी के उपसर्गों को मिलाकर के नए नए शब्द बनाए जाते हैं। अब आज बच्चों हम लोगों ने उपसर्ग पढ़ा है, कल हम लोग पढ़ेंगे प्रत्यय के बारे में। ओके, बाय।